कंटिन्यू, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, वी अगेन कंटिन्यू द सेशन। असल में यहाँ ना लाइट नहीं है 2 दिन से, तो मैंने यहाँ पे एक सेटअप पूरा बनाया है इन्वर्टर यूपीएस बैटरी का, तो मैं उससे क्लास यहाँ पे आ रहा हूँ, यूनिवर्सिटी में ले रहा हूँ। तो एक बस ये थोड़ा सा मसला है, बीच में कॉल आई तो वो हॉटस्पॉट डिस्कनेक्ट हो जाता है। हम कंटिन्यू करते हैं फर्दर। कोई सवाल किसी के जहन में हो तो पूछ लीजिए। मैं फायर एक्सटिंग्विशर का बता रहा था। मेरी आवाज़ क्लियर है? स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों से? कोई कंफर्म कर दे मुझे। यस सर, क्लियर। यस सर। तो मैं ये बता रहा था, जो फायर एक्सटिंग्विशर आपके होते हैं, आप सबसे पहले तय करना होता है कि आपकी फायर लेवल किस लेवल की है। फायर का जो लेवल है, तो फायर बाज़ औक़ात हमारा लेवल ए, लेवल बी, लेवल सी, इसमें मॉडरेट लेवल होती है। छोटे लेवल की आग जिसको आप पानी से बुझा सकते हैं, बड़े लेवल की आग जिसको आपने मट्टी डाल के बुझाना होता है, और एक मजीद सी कैटेगरी लेवल की फायर होती है जिसको बुझाने के लिए आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स करनी होती है। कंटिन्यूस पानी उसके ऊपर छिड़कना होता है, मट्टी का उसके ऊपर पूरा बाकायदा स्प्रे करना होता है। जैसे केमिकल की आग होती है तो इसको बुझाने के लिए कई दिन लग जाते हैं। जंगलात में लगने वाली आग, ये भी बड़ी एक हज़ार्डियस लेवल की फायर होती है जिसको बुझाने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करनी होती हैं। अभी आपने देखा ही होगा जो फायर के हैजर्ड्स मीडिया पे आ भी रहे थे और बताया जा रहा था उसमें। अच्छा, इसके अलावा फायर एक्सटिंग्विशर उसके हिसाब से होते हैं। ये याद रखें, अगर आपकी फायर आग लगी हुई है और वो इलेक्ट्रिसिटी में है तो उसके ऊपर आप पानी नहीं डाल सकते। ठीक, सबसे पहले आपको सर्किट ब्रेकर ऑफ करना होगा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड का, और सर्किट ब्रेकर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड का ऑफ करने के बाद ही आप आग को बुझा सकते हैं। ठीक है, तो ये उसकी प्रोसीडिंग होते हैं, उसके बगैर आप डील नहीं कर सकते। तो ये इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है। अच्छा जी, फर्दर हमारे जो डिफरेंट काइंड के जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, उन वो केमिकल बेस भी होते हैं, पाउडर बेस भी होते हैं, लिक्विड बेस भी होते हैं, और पाउडर बेस भी होते हैं। फिर भी नहीं डालो, CO2 मारो। ओके जी, इसके अलावा जो हमारे फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं उनको चलाने का तरीका ये होता है कि हर फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर पेन्स होती हैं। एक उसकी पेन ऑफ सील होती है प्लास्टिक की, जिसको आपने ओपन करना होता है, प्लास्टिक रेड कलर की होती है। उसको आप कहीं देखिएगा, ऊपर नोजल पे रेड कलर की लगी हुई होती है फायर एक्सटिंग्विशर के, उसकी सील, उसको आपने ओपन करना होता है, हटाना होता है, और सील हटाने के बाद आपने जो पेन होती है जिससे उसका ऊपर वाला प्रेस करने वाला हैंडल लॉक होता है, वो पेन निकालनी होती है। उसके बाद आप उसको प्रेस करें, हैंडल को दबाएं, तो उसके अंदर से केमिकल निकलेगा, और फायर को बुझाने के लिए, वैनिश करने के लिए आप वो अप्लाई करते हैं। तो ये तरीका होता है फायर एक्सटिंग्विशर को ऑपरेट करने का। तो इस तरीके से आप फायर एक्सटिंग्विशर को ऑपरेट कर सकते हैं। अच्छा, जिनको आवाज़ नहीं आ रही है वो रिकॉर्डेड सेशन देख लीजिएगा, वरना बाकी लोगों को आवाज़ आ रही है। 50 के करीब स्टूडेंट हैं जिनके लिए कनेक्शन बिल्कुल स्टेबल है और कोई डिफिकल्टी नहीं है, सिर्फ एक आध को आवाज़ नहीं आ रही है। तो रिकॉर्डेड सेशन देख लीजिएगा। फर्दर कंटिन्यू करते हैं सेशन को। तो हमने इंस्ट्रक्शन यहाँ पे पढ़ रहे थे, वॉश हैंड्स बिफोर लीविंग द लैब एंड बिफोर ईटिंग एनीथिंग, क्लीन अप योर वर्क एरिया बिफोर लीविंग, नेवर पेपेड एनीथिंग ऑन माउथ, कोई चीज़ ऐसे मुंह में मत डालें जिनके बारे में आपको आगाही नहीं है, जिसका पता आपको नहीं हो। और फर्दर, authorized persons shall not be allowed in laboratory, unauthorized person cannot be allowed in a laboratory for any reason। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी से रिलेटेड जो मेजर्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट और एसेंशियल है, जिनको फॉलो करना जरूरी है। ऑब्टेन परमिशन बिफोर ऑपरेटिंग एनी हाई वोल्टेज इक्विपमेंट, किसी भी हाई वोल्टेज इक्विपमेंट को अटेन करने के लिए आपने परमिशन लेनी जरूरी है। बगैर परमिशन के आप उसको अटेन ना करें तो बेहतर है। मेंटेन एन unobstructed access to all electrical panels, so it's a mandatory thing which you need to follow. Further, writing of any writing or clothes, other electrical modification must be referred to the electronic shop on building coordinates। अच्छा, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी से रिलेटेड मैं आपको वर्बली कुछ चीज़ें बताता चलूँ कि जब भी आप इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड इक्विपमेंट्स को डील करते हैं,
जब भी आप इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड चीज़ों को डील करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो उनमें लाजमी ये बात है कि आप अपने इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें ऑपरेट करते हैं, तो उनमें एक चीज़ आपको मज़ीद मद्देनजर रखने की ज़रूरत है, वो ये है कि आप उन इक्विपमेंट्स को डील करेंगे जो बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज के ऊपर ना हो। जी, कोई सवाल है तो पूछा। सर मैं ये कह रहा था कि आपने कहा कि आपको जो है ना कुछ चीज़ें या ऐसी हैं जो आपको मुंह में नहीं रखनी चाहिए। जमनात मतलब कौन सी वो ऐसी चीज़ें होंगी जिनसे जो है वो हमें नुकसान हो सकता है? थर्मोमीटर है, लेबोरेटरी में टेम्परेचर मेजर करने के लिए थर्मोमीटर होते हैं, वो बहुत सारी जगहों पे रखा हुआ होता है। बहुत सारी हमारी केमिकल की लैब्स जिनके अंदर H2O, HCl, H2SO4 वो एसिड में डिप हुए होते हैं। तो ऐसी चीज़ों को मजाक में रहते हुए मुंह में नहीं लेना चाहिए, उन्हें टच नहीं करना चाहिए। केमिकल से डिप किए हुए हाथ आप डायरेक्टली बाजू का चेहरे पे लगा लेते हैं या जबान पे टच कर लें, तो इस तरह से उस सेंस में मैं बात कर रहा हूँ कि उनसे आपको अवॉइड करने की ज़रूरत है। और कोई सवाल यहाँ पे? ओके, फर्दर ठीक है सर। अच्छा, हम ये बात कर रहे थे इसमें कि इलेक्ट्रिकल से सेफ्टी से रिलेटेड वो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप इलेक्ट्रिकल पावर से रिलेटेड इक्विपमेंट्स को बहुत सेंसिटिवली डील करें और बहुत एहतियात से, क्योंकि जो हाई वोल्टेज का शॉक होता है या हाई एम्पेयर का शॉक होता है वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है, और इससे आपकी जो सांस होती है उसमें भी दुश्वारी होती है। जब एक हैवी ड्यूटी लेवल का शॉक लगता है तो उसके जो आफ्टर शॉक्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा हैवी ड्यूटी होते हैं, और वो एक इंसानी जान के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान का बाइस भी बन सकती है। तो emergency power of every lab is equipped with the emergency power off system. Any authorized person are permitted to reset power once the emergency power off system has been engaged. So these are the electrical proceedings and safety precautions that need to be followed. Electrical emergency responses की अगर हम बात करें तो when someone suffers serious electrical shock, he or she may be knocked the unconscious, वो बेहोश हो जाते हैं जब भी हैवी ड्यूटी इलेक्ट्रिकल शॉक लगता है। if the victim is still in contact with the electrical current, immediately turn off the electrical power source. तो अगर किसी को शॉक लग जाए और शॉर्ट सर्किट की वजह से लगे और किसी डिवाइस के जरिए से लगा हुआ हो, तो वो डिवाइस आपको सबसे पहले बंद करने की जरूरत है। if you cannot disclose the power source, depress the emergency power off switch. तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप उसको इम्प्लीमेंट करें। Do not touch the victim that is still contact with the live power. किसी को अगर शॉक लग गया है तो एहतियात सबसे बड़ी यही है उसमें कि सबसे पहले उसे हाथ ना लगाएं। You could be electrocuted. Electrocuted that means कि आपको भी उससे शॉक लग सकता है। Have someone call for emergency medical assistance immediately. Administrative first aid is as appropriate. If an electrical fire occurs, try to disconnect the electrical power source if possible. If fire is small and you are not in immediate danger and you have been properly trained in fighting fires, use correct type of fire extinguisher to extinguish the fire. When in doubt, push the emergency power button. बहुत सारे ट्रेनर डिवाइसेस इक्विपमेंट होते हैं जिनमें इमरजेंसी पावर बटन्स होते हैं जिनको आप ऑपरेट करते हुए डिवाइसेस को इमरजेंसी में ऑफ कर सकते हैं। ट्रेनर्स में, मॉड्यूल्स में होते हैं बहुत सारे डिवाइसेस में। नेवर यूज वाटर टू फायर एक्सटिंग्विशर इन इलेक्ट्रिकल फायर। और जैसे कि मैंने ये चीज आपको बताई भी थी कि फायर एक्सटिंग्विशर को आप इस्तेमाल करें, पानी से इलेक्ट्रिसिटी की आग को कभी मत बुझाइएगा वरना इसका बड़ा नुकसान हो सकता है। मैकेनिकल सेफ्टी से रिलेटेड अगर हम बात करें तो when using the compressed air, use only approved nozzles and never direct the air towards any person. Guards the machinery must be in place during operation. Exercise care when working with the near hydraulically or pneumatically driven equipment. Sudden or unexpected motion can inflict the serious injuries. So these are the mechanical safety. Additional safety जो कि guidelines के लिए बताई गई हैं, never do unauthorized equipments, तो उनके ऊपर experiment ना करें।
नेवर वर्क अलोन इन लेबोरेटरी, अकेले काम मत करें, किसी ना किसी अटेंडेंट की मौजूदगी में काम करें। कीप योर लैब स्पेस क्लीन, ऑर्गेनाइज, नॉट लीव एनी अनगोइंग एक्सपेरिमेंट अनअटेम्प्टेड, नेवर टेस्ट एनीथिंग, नेवर पाइप्ड इट इन माउथ, जो कि मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं आप लोगों से। तो ये कुछ चीजें इसमें ऑलरेडी रिपीट ही हुई हैं। अच्छा, इसी के साथ साथ जो कुछ लेबोरेटरी होती है जिनके अंदर ये प्रोसीडिंग्स फॉलो करनी जरूरी होती हैं, खासतौर पे जो केमिकल से रिलेटेड होती हैं, जो मैकेनिकल से रिलेटेड होती हैं, उनके अंदर गॉगल्स, ग्लव्स, लैब कोट, शूज प्रॉपर्ली, लैब के हवाले से आपको ये चीजें पता होनी जरूरी हैं, जो कि इस क्लोज में आती हैं। ड्रेस प्रॉपर्ली ड्यूरिंग लेबोरेटरी एक्टिविटी, लॉन्ग हेयर और वो सब ज्वेलरी आपको नहीं वेयर करनी आनी चाहिए। लॉन्ग हेयर मस्ट बी टाइट, अगर वो बड़े बाल हैं तो आपको टाइट करने की जरूरत है। शूज मस्ट कंप्लीटली कवर द फुट, नो सैंडल्स अलाउ on the lab days, and a lab coat or smoke should warm during the laboratory experiments। तो ये सारी वो चीजें हैं जो कि सेफ्टी से रिलेटेड हैं। एक्सीडेंट्स एंड इंजरीज जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट का बायस बनती हैं, और उस वक्त आपको क्या करना है, डो नॉट पैनिक। एक्सीडेंट्स जब हो जाए या इंजरी हो जाती है तो उसमें पैनिक नहीं करना आपको। अच्छा, ये सेशन यहाँ पे एंड हो रहा है, और इससे रिलेटेड बाकी हमारी लैब सेफ्टी से रिलेटेड चीज़ें ही हैं, क्योंकि कुछ खास नहीं है इनमें। प्रपोज एक्टिविटी क्या है, कि आप क्या करते हैं, क्या नहीं कर सकते, हार्डवेयर मॉड्यूल्स क्या होते हैं, इनकी नो हाउ है, उसके हवाले से जर्नल प्रोसीडिंग, एक्सरसाइज, जर्नल लेबोरेटरी